बना के जाते हो। किसी दिन वो आपको भिंडी बना के देते हैं, किसी दिन आपको मटर पनीर बना के देते हैं। लेकिन आपके मम्मा आपको अलग अलग सब्जियां बना के देते हैं, पर कौन सी सब्जी बना के देंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पापा क्या कमा कर लाते हैं, आपके फादर साहब की क्या इनकम है। अगर उनकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको डेली मटर पनीर दिया जा सकता है। अगर उनकी मॉडरेट है तो कभी कभी दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या सब्जी आप लेके जाते हो, तो वो मम्मा पे तो डिपेंड है ही है, लेकिन पापा की इनकम पे डिपेंड है असली में। इसी तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन जिन जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन पैरामीटर्स पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कौन सी? नंबर वन, बॉडी की शेप क्या है। जो भी बॉडी रोटेट कर रही है उसकी शेप क्या है। क्या वो सिलेंड्रिकल है, क्या वो सफेरिकल है, क्या वो रॉड नुमा है, कैसी है। दूसरा बच्चे, उस बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है। बच्चे कहता है व्हाट डू यू मीन। मैं कहूंगा बेटे एक बॉल क्रिकेट की ले लो, वो भी सफियर है, और एक टेबल टेनिस की ले लो, वो भी सफियर है। लेकिन टेबल टेनिस की बॉल अंदर से खाली होती है और क्रिकेट की बॉल अंदर से भरी होती है, सॉलिड होती है। यानी दोनों की शेप सफेरिकल है, पर उनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग अलग है। यानी बॉडी की शेप के साथ साथ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, इस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा पैरामीटर क्या है बेटा? तीसरा पैरामीटर है कि बॉडी के किस जगह से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है। बच्चा कहता है सर व्हाट डू यू मीन। मैं कहूंगा बेटा ये रॉड ही देखो मेरे हाथ में पेन के रूप में। अगर एक्सिस बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से जाएगी तो ये ऐसे रोटेट, राइट। और अगर एंड से जाएगी तो ये ऐसे रोटेट करेगी, राइट। तो दोनों तरीकों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा और रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग अलग है, जब एक्सिस सेंटर से जा रही है और जब किनारे से जा रही है। करेक्ट। तो तीसरी बात है लोकेशन ऑफ ए ओ आर, ये एब्रीविएशन याद रखनी है बेटे। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और एक बात और भी है कि अब अगर इसके मिड पॉइंट से भी एक्सिस जाए तो क्या इस रॉड के परपेंडिकुलरली जा रही है या एंगल बना के जा रही है टेढ़ा। तो आप बोलोगे एक्सिस ओरिएंटेशन, क्या वो हॉरिजॉन्टल है, क्या वर्टिकल है, क्या वो टिल्टेड है, कैसे। तो इन चार पैरामीटर्स पर रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है, और उसके ऊपर आगे आई डिपेंड करता है। इसका मतलब आप कह सकते हो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पांच पैरा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पांच पैरामीटर्स के। एक मास और बाकी चार ये सारे। करेक्ट। तो अगर बच्चा बोले सर ये जो आपने बताया है ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा बेटे? ऑन व्हाट पैरामीटर्स, ऑन व्हाट पैरामीटर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, ऑन व्हाट पैरामीटर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। कितने मार्क्स का आ सकता है बेटे क्वेश्चन पेपर में? 2 मार्क्स। क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को ये बता सके ऑन व्हाट पैरामीटर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स? शाबाश। एनीबॉडी? और याद रहे सिर्फ एक बच्चे को अटेंडेंस मिलनी है, नवनीत कौर सिद्धू। उसी का कैमरा ऑन है, बाकी सब का ऑफ। कैमरा परमानेंटली ऑन करना है जी प्रिंसिपल के मुताबिक। हाँ ये याद रहे, जिसका नहीं कैमरा अटेंडेंस नहीं मिलेगी। और एक पर्टिकुलर परसेंटेज से अटेंडेंस डाउन हो जाए तो रोल नंबर नहीं मिलता। ये मत सोचना स्कूल वालों नहीं देना रोल नंबर, बोर्ड नहीं देता।
बोर्ड की ऑडिटिंग टीम आती है स्कूलों में, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करती है, फिर मिलता है रोल नंबर। +1 में भी। तो ये हो गया बेटे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए कैसे निकालना है, निकालना नहीं, कैसे याद करना है। उन सभी की डेरिवेशन पहले होती थी सिलेबस में, अब उनकी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूले याद करने हैं आज की डेट में। तो देखो बच्चे, बताता हूं आपको। मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकालनी है, रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालना ना बेटे, ये हो गया रॉड, राइट, जिसका मास है m। ओके। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको बतानी पड़ेगी, या तो फिगर वाइज बताना पड़ेगा या वर्डिंग वाइज बताना पड़ेगा। जैसे इस ग्रीन एक्सिस को वो बोलेगा एक्सिस इज पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ध्यान से सुनो, एक्सिस इज पासिंग perpendicularly to the length of the rod from the midpoint। तब अगर ये रॉड घूमती है एल लेंथ वाली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐसे आपसे पूछेगा, या किसी न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू 1/12 ml²। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आया कैसे, फार्मूला तो आप लिख दिया, हमें समझ भी आ गया, लेकिन हम इसका मास भी भर देंगे, सब निकाल भी देंगे, इसका सोर्स क्या है फार्मूले का। यानी कि बच्चा मेरे से पूछ रहा है इसकी डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉट इन सिलेबस। वो कहता है बच्चा डायरेक्ट रट्टा मारे, नॉट इन सिलेबस ऑफ +1। ओके। दूसरा, इस क्वेश्चन से आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ सकता है रोड का, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर उसने रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा तो बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। आप बोलोगे सर आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने रॉड का तो ये निकाल दिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी हमें कराया था, जिसमें आपने बोला था बॉडी की शेप कोई भी हो, एक्सिस कहीं भी हो, ये फार्मूला तो हर बॉडी पे लगेगा ही लगेगा। शायद आपको याद हो, कल जब मैंने बताया था तो बोला था दिस फार्मूला इज स्टैंडर्ड फॉर एनी शेप्ड बॉडी, नो वेयर फ्रॉम वेयर द एक्सिस इज पासिंग। तो जब इन दोनों को इक्वेट करा, एम एम गेट्स कैंसल्ड, तो रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर इज इक्वल टू रॉड लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। टेकिंग square root on both sides, you can say radius of gyration of the rod is equal to this। पर डायरेक्ट नहीं याद करना, साथ में कंडीशन याद करनी है कि अगर रॉड ऐसी हो और एक्सिस परपेंडिकुलरली जा रही हो, वट और मिड पॉइंट से जा रही हो, यानी रॉड हॉरिजॉन्टल हो, एक्सिस वर्टिकल हो, 90 डिग्री एंगल बना रही हो, और ये एक्सिस जो पास हो रही है यहां से, ये किसी रॉड का मिड पॉइंट है। तो टीचर ने अपने बच्चों को एक रॉड की एग्जांपल लेके उसका फार्मूला बता के रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना सिखाया। अब आपकी जो भी +1 की बुक है उसके अंदर जैसे मैंने ये रॉड का लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज का लिखा हुआ है, आपने उनको रट्टा लगाना है। बोर्ड कहता है कि बच्चों को कम से कम 15 फार्मूले ऐसे याद होने चाहिए, सफियर के लिए, सिलेंडर के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, वगैरह वगैरह। ओके। एक और बात याद रखना है, बहुत से बच्चे ये फार्मूला याद रख लेते हैं, लेकिन एक्सिस के लोकेशन पे स्ट्रेस नहीं देते हैं, यानी वो फिगर में अहमियत नहीं देते, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? अगर मैं इसी रॉड का एक और केस ले लूं, ये ले लेते हैं, और यहां पर इस रॉड के लिए जिसकी लेंथ तो उतनी ही है एल,
पर एक्सिस उसके मिड पॉइंट से ना गुजर के किनारे से गुजरे, तो आपको सुन के हैरानी होगी, सेम रोड सेम मास, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² रहेगा, जबकि पहले क्या था, 1/12 ml²। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू द एज। ओके, तो इसका मतलब है आपको जब वो बुक से याद करना है तो फिगर साथ में याद करना है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स पे रिमाइंडर लिख लो। क्या रिमाइंडर? मस्ट लर्न द 20 formulas on moment of inertia from the book। 15 वो कह रहा बोर्ड, आप 20 याद करना कम से कम। मस्ट लर्न 20 फार्मूला। ठीक है। अब टीचर एक दो चीजों के आपको इंपॉर्टेंट वालों के बता रहा है, इंपॉर्टेंट वालों के जिनके बिना बिल्कुल ही गुजारा नहीं, वो मैं बता रहा हूं। एक तो यही है रोड वाला। ठीक है, आगे सुनो। अगर कोई सफियर होता, सफियर, और उसके सेंटर से एक्सिस जा रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने इसका फार्मूला याद करना है, 2/5 mr²। सर आर क्या है? आर इस स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे याद कर लिया जैसे टीचर ने बोर्ड पे लिखा, तो वो बच्चा अच्छी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहा। क्योंकि समझदार बच्चा टीचर से क्वेश्चन करेगा, सर याद है आपने जब स्फीयर की एग्जांपल ली थी तो दो बॉलें बोली थी, क्रिकेट की बॉल और दूसरी बॉल आपने बोली थी टेबल टेनिस की बॉल। अब आप बताओ, जो टेबल टेनिस की बॉल होती है वो अंदर से हॉलो होती है, उस स्फीयर को तो हम शेल बोलते हैं, और जो क्रिकेट की बॉल होती है वो अंदर से भरी होती है मास से, और उसको हम सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। तो आपने तो ये तो बताया ही नहीं कि जो फार्मूला आपने लिखा है वो सॉलिड स्फीयर का है या किसका है बेटे, वो हॉलो स्फीयर का है। तो याद रखना, ये है सॉलिड स्फीयर का। सर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने टेबल टेनिस की बॉल का निकालना होता जो कि अंदर से खाली होती, तो इसका फार्मूला बनेगा 2/3 mr²। यानी सर होलो स्फीयर का उससे ज्यादा, बिल्कुल। होलो का जब भी केस आएगा ज्यादा आएगा, चाहे सिलेंडर की बात कर लो, चाहे स्फीयर की बात कर लो, चाहे रॉड की बात कर लो, जो अंदर से खाली होएगी, बशर्ते के मास बराबर हो दोनों तरफ से, जो खाली होएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, सॉलिड वाले का कम होता है। करेक्ट। अब इसको 5 ने डिवाइड करा, इसने 3 ने डिवाइड करा, दोनों के मास और रेडियस बराबर हो तो पक्की बात है कि हॉलो वालों का ज्यादा। तो बच्चा कहता है सर अगर मेरे से यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेते हैं सॉलिड स्फीयर का, तो मैं क्या करता? मैं कहूंगा बेटे वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड फार्मूला आपको कराया तो है, इससे इक्वेट करके कैंसिल करके के निकाल दो, और इससे भी आप इक्वेट करके के डैश निकाल लो। इस तरह से आएगा। कौन बच्चा क्लास में मेरे को बताएगा कि यहां से के कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, और इस के का क्या आंसर आएगा? शाबाश, जल्दी बताओ। ये आपने बताना है बेटे। और अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे, वो भी मेरे से उम्मीद करोगे, तो ये पड़ा है मार्कर, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे को बताओगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ की हियर एज वेल एज हियर। आई एम वेटिंग। कैलकुलेशंस आपने करके बतानी है, otherwise we will keep on wasting the time together।
याद रहे बेटे, आपके आपके लेक्चर को इस वक्त प्रिंसिपल मैम ने ज्वाइन करा हुआ है, और उनको कितना दुख होता होगा कि मेरे स्कूल के बच्चे ये कैलकुलेशन करके के की वैल्यू नहीं बता पा रहे। सर वो सामने मेरे को फोटो दिख रही है प्रिंसिपल मैम। सर √2/5 into r. शाबाश। किस बच्चे ने बताया? विल यू नेम योरसेल्फ? सर समदिशा. संदिशा। मैम संदिशा ने बताया है ये आंसर, और सही बताया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि +2 के बोर्ड में इस बच्चे के मार्क्स कम ना लगे। मैं स्पेशल नाम लेके कह रहा हूँ प्रिंसिपल में, संदेश। नोट कर लीजिए, बच्चा बहुत रेस्पॉन्सिव है। बोर्ड के एग्जाम में इसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए प्रैक्टिकल में। तो इस बच्चे ने मेरे को बोला 2/5 का अंडर रूट कर दो सर, ब्रैकेट में डालो, साथ में आर लिखो। बिल्कुल सही। क्या कोई और बच्चा है जो नीचे बता सके के डैश? √2/3 into r. मैम एक और नाम नोट करें, गरिमा। गरिमा, I request you to give good score for practical exams in +2 boards to Garima, because the student is responsible. So K dash for the hollow sphere is equal to this. बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश। जो बच्चा अच्छा रेस्पॉन्स दिया करेगा क्लास में, उसका मैं किसी ना किसी तरीके से फायदा करवाया करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। एक आपको इक्विवेलेंट चार्ट याद करना बेटे। इक्विवेलेंट चार्ट, ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा चार्ट है जिस चार्ट की मदद से आपको रोटेशनल मोशन के सारे फार्मूले बिना याद करे याद हो जाएंगे। देखो टीचर क्या कह रहा है, सारे फार्मूले, लगभग सारे, 80% कहने चाहिए, बिना याद करे याद हो जाएंगे। सर ऐसी क्या बात है इस टेबल में? सुनो बेटी। तो इक्विवेलेंट चार्ट से पहले आपको एक सिंबल चार्ट भी याद करना पड़ेगा। सर वो क्या है? एक तरफ टीचर लीनियर मोशन लिख रहे हैं, एक तरफ रोटेशनल या सर्कुलर मोशन लिख रहा है। तो वो टीचर बता रहा है जो पर्टिकुलर फिजिक्स का सिंबल इधर काम करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन में, वो घूमने वाले मोशन में कौन सा सिंबल काम करेगा। इक्विवेलेंस उनका याद करो। जैसे मैं बोलूं मास, तो उधर इसका काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बोलूं फोर्स, तो उधर इसका काम करेगा टॉर्क। टॉर्क जो रोटेटरी इफेक्ट देता है, फोर्स जो मोशन देता है स्ट्रेट लाइन में। मैं बोलूं बेटे वेलोसिटी, उधर एंगुलर वेलोसिटी। मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलूं एक्सेलरेशन, उधर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। करेक्ट। मैं बोलूं इधर लीनियर मोमेंटम पी और उधर एंगुलर मोमेंटम एल। गॉट इट? इस तरह से और भी कोई चार्ट आएगा, फार्मूला आएगा, तो मैं साथ में लिख दूंगा। लेकिन इन इक्विवेलेंट फार्मूलों को याद करने का फायदा सुनो, ध्यान से सुना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको लीनियर मोशन के फार्मूले पता है, जो कि बच्चों को यूजुअली आते ही होते हैं, तो रोटेशनल मोशन के आ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बोले सर मैंने ये याद रखा करा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये याद करा है। मैंने कहा बेटे और तो नहीं कुछ याद करा? उसने ध्यान से बोला सर एक और भी याद करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ब्रैकेट टीचर इस वक्त लिख रहे हैं इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और आपको पता है अगर मैं वेलोसिटी को यहां लिख डाल दूं तो आप कह सकते हो सर एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसको यहां डालने से यू ऑल विल से कि सर एक फार्मूला ये भी तो बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कुछ किताबें एस की बजाय एक्स भी लिख देती हैं, एक्स। तो अगर आपको ये फार्मूले पता है तो चुपचाप से आप इनको देख के इक्विवेलेंट सिंबल यूज करके लिख सकते हो। जैसे कोई बच्चा बोले सर मैं वेलोसिटी का क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा ये लो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने इक्विवेलेंट यूज करे, वेलोसिटी की जगह ये यूज कर लिया ओमेगा, एस की जगह थीटा। इस फार्मूले को यूज करके मैंने ये बना लिया और न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से बच्चे अगर मैं अल्फा का बनाऊं एंगुलर एक्सेलरेशन का तो एक दो तीन बना सकता हूँ फॉर्मूला। कौन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दो, और थर्ड होता है बच्चे, थर्ड होता है कौन सा, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला काफी कम यूज होता है बस। कोई बच्चा कहता है सर और बता सकते हैं, बिल्कुल। फोर्स का फॉर्मूला हम क्या याद करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था बेटे, स्मॉल ए। तो अभी टीचर ने इक्विवेलेंट सिखाया, फोर्स की जगह टॉर्क लिख देंगे और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। बस सर्कुलर वाली टर्म्स के आगे एंगुलर वर्ड लगता है, एंगुलर। क्योंकि जब भी कोई चीज रोटेट करती है वो एंगल तो बनाएगी ना, तभी बनेगा। कोई बच्चा कहता है सर आपने एक ये भी करवाया था हमें, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कौन बच्चा बताएगा इक्विवेलेंट सिंबल देखकर इधर क्या फार्मूला बनेगा, कोई बता सकते हैं बेटे, शाबाश। इस फार्मूले को देख के उधर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। L equal to I W। ओमेगा, शाबाश। मैम जसमीन, बेटे क्या नाम है आपका, जसमीन, जसमीन कौर, सेक्शन बताना। +1 मेडिकल। जसमीन का नोट करिए, +1 मेडिकल, बिल्कुल सही बेटे, पहला दिया जाएगा आपको। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे कर सकते हो। एक बच्चा सर कहता है मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करा हुआ है ये वाला। मैंने कहा ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, सर जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो जब बॉडी घूम रही है तो उस वक्त भी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होएगी। तो बस इक्विवेलेंट सिंबल डाल दो, आई ओमेगा स्क्वायर। ओके। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनका इधर और इधर सेम सिंबल होता है, वर्क का, टाइम का, इम्पल्स का, ये सारे, पावर का, ये सारे सेम होते हैं। ओके। अब मैं अगर इधर फार्मूला लिखूं जो कि आपको पता होना चाहिए लीनियर मोशन में, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। लेकिन इसका एक फार्मूला और भी होता है, फोर्स इनटू डॉट वेलोसिटी। तो जो बच्चा मेरे को इधर सही बता देगा उसको हम +2 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स देंगे, शाबाश। पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा। नो, अच्छा तुमने सेकंड ही बता दिया, पहले वाला ठीक है बेटे। क्या नाम है आपका, गरिमा। क्या नाम था इस बच्चे का जो अभी गरिमा। गरिमा, गरिमा, अच्छा सेम बच्चा है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ही आएगा, लेकिन फोर्स की जगह बेटे टॉर्क और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, आपने बोल दिया टाउ इनटू ओमेगा।
थोड़ा सा करेक्ट करना है, इस मल्टीप्लीकेशन का नाम बताना होता है जब वेक्टर क्वांटिटीज हो। आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके। न्यूटन का सेकंड लॉ हमने क्या याद करा था बेटे? न्यूटन का सेकंड लॉ हमने याद करा था ये, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताएगा कोई बच्चा उधर मेरे को क्या बनेगा इसके इक्विवेलेंट? शाबाश, कौन बताएगा? सुखप्रीत कौर बच्चे, आप बोलो, आप बोलो, शाबाश। बनाने की कोशिश करो, इधर उधर से चार्ट की मदद लेके बताओ। बहुत अच्छा बच्चा, बता के छोड़ेगा मेरे को पता है। सुखप्रीत कौर बराड़। कोई बच्चा बीच में ना बोले, तो हम देखते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं। बस इक्विवेलेंट चार्ट बनाना है बेटे, सिंबल्स उठा के। इनके नाम मैं बता देता हूँ, आई, ओमेगा, थीटा, अल्फा, एल, टाउ। क्या बनेगा पर? सुप्रीत से, अच्छा कुछ लिख के दिया तो है बच्चे ने, इसने लिख के बताया बच्चे ने, बड़ा गड़बड़ हो गया बेटे आपसे। तो आपने बोलना था सर फोर्स की जगह तो लिखो टाउ, फिर आप डी डिफरेंशियल का ये दोनों सिंबल तो मैथ के हैं, तो ऐसे ही लगेगा। और पी की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लगाओ उसमें, ऐसे बोलना था। आगे समझ? सुप्रीत समझ आ गया बच्चे? यस और नो? बराड़, अगली बात, मैसेज देके मेरे को बताओ आपको समझ आ गया बच्चे? दूसरी बात, अब आपने इसी से क्या सीखा था? अगर फोर्स को जीरो कर दिया जाए तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते थे पिछले चैप्टर में। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी अप्लाई ही नहीं करा गया फोर्स, तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कैसे बताया था आपको, याद करवाऊं तो? मैंने एफ को जीरो पुट करा, जीरो पुट कर दी, फिर मैथ की मदद ली। जीरो कब होता है? जब डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट हो, और इसका मतलब पी को हमें कांस्टेंट कहना चाहिए। मैथ की मदद से बताया था आपको। तो इसका मतलब, कोई बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब इधर भी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बिल्कुल होता है, बस सेम लैंग्वेज। आपको क्या लिखना है? इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, then angular momentum of the body remains constant. But it ऐसे बनता है बच्चे। फिर मैं कुछ फॉर्मूले ऐसे लिख रहा हूं जो इन दोनों जगह को मिक्स करके बनते हैं, मिक्स। तो उनको बीच में साइड लगा, लाइन लगा के नहीं लिखा जा सकता। वो कोई पैरामीटर इधर से उठाएंगे, कोई इधर से उठाएंगे, वो भी आपको याद होने चाहिए। पहला कौन सा है? एक ये होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। देखो v इधर से आ गया, ओमेगा उधर से आया, बीच में रेडियस। समझदार बच्चे ने लिख लिया होगा। इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। और देखो, ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड फोर्स वेक्टर, रेडियस एंड फोर्स वेक्टर। अब कोई बच्चा बोले सर ये फार्मूले आपने इक्विवेलेंट चार्ट से बता दिए, आप इनको ड्राइव करके सिखाओ हमें। डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में, मैं क्यों कराऊं ड्राइव? तो वो कहता है ऐसे ही चार्ट याद करो। व्हाट इट, यानी पहले छोटा सिंबल या टेबल याद करना जरूरी है, फिर बड़ा। और ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे,
वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को ये चार्ट समझ आ गया वो स्क्रीन पे थंब का साइन छोड़ेंगे, थंब का साइन रिलीज करो, हरी अप। गुड। अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे टीचर ने ये करवाया होता तो मैं एकदम से इसका फोटो ले लिया होता या स्क्रीन शॉट ले लिया होता। दूसरी बात, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर वो जो पॉपुलर फार्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह, वो भी इससे बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। जैसे एक फार्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं उधर ले लूंगा। डिस्प्लेसमेंट के बजाय कितना एंगल ट्रेस करा, पर इनिशियल वेलोसिटी की बजाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, आई का मतलब इनिशियल, टाइम को वही रखूंगा हाफ, लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन कर दूंगा और टाइम का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है। तो कोई बच्चा मेरे से पूछेगा, जैसे कि मेरे से नवनीत पूछती है, सर जैसे आपने ये इक्वेशन बना दी, तो ऐसे तो आपने हमें 5 इक्वेशनें कराई थी, तो क्या हम पांचों बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आप सभी बच्चे मेरे को लिख के उसका बोल के बताओगे क्या लिख, मैं इधर वाली इक्वेशन लिखूंगा, आप उधर वाली लिख के बताओगे। ठीक है, शाबाश। ध्यान से सुनो, मैं बॉक्स में जो इक्वेशन लिख रहा हूं उसके इक्विवेलेंट इक्वेशन आपको लिख के बतानी है। मैं क्या लिख रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो इसके सामने लिख के दिखाओ, जल्दी करो। संदेश बेटा लिख के दिखाओ, ऐसे थंब नहीं, बोल के बताओ, माइक ऑन कर। सर सर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा का इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बहुत ही अच्छे। यार ये बच्चा गरिमा का मुकाबला करेगा नहीं, शी इज इंटेलिजेंट। तो ये इसने बिल्कुल सही बताया। गॉट इट। फोन लेकर बैठे हो तो फोटो ले लो, शाबाश। नहीं तो लैपटॉप पे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना आना चाहिए। गॉट इट। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। तो इसको सुनते ही बच्चे को वर्डन फ्री हो जाता है बच्चा, कि मेरे को यार चैप्टर के फॉर्मूले काफी सारे आ गए। तो मैं अब एक न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट देखता हूं, देखते हैं उसको हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है बेटे। हाँ, एक फार्मूला, एक, बाकी तो हो ही गए वैसे सारे। हाँ, एक फार्मूला रह गया बेटे, एक ये भी लिख लो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम। ठीक है। एक ये भी, ये मैंने कराया था आपको, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक और भी कराया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट, लीनियर एक्सेलरेशन रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट। और यूजुअली, यूजुअली नॉट पक्का, यूजुअली इन दोनों वेक्टरों में एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब सर ये 90 डिग्री पुट करेंगे, जैसे कि ये, अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री होएगा तो v का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? आप बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन से खोलते थे, आर ओमेगा साइन, फिर आप ऊपर से 90 डिग्री कह रहे हो,
sin 91 होता है। तो क्या आपने इसीलिए हमें वो फार्मूला सिंप्लिसिटी से बता दिया था? यस, थोड़ी देर पहले मैंने ये भी लिखा था कि उसी फार्मूले का स्केलर फॉर्मेट, ये वेक्टर फॉर्मेट। ये नहीं है कि सारे फार्मूलों का ऐसा होगा, सिर्फ ये 3-4 ही होते हैं जिनके दो दो फॉर्मेट। sin 91 होता है ना, इसलिए। गॉट इट? ओके बेटे, अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या करता है वो? हमें कहता है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले वो हमें कहता है एक क्वेश्चन, चलो रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड बॉडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रिजिड बॉडी? ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। और ये क्यों पूछता है? पहली बात ये है क्या क्वेश्चन, दूसरा ये क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है, जितने भी रोटेटरी मोशन हम डिस्कस करते हैं +1 के सिलेबस में, वो सारे के सारे रिजिड बॉडी के लिए होते हैं। +1 के सिलेबस, हायर क्लासेस में नॉन रिजिड बॉडी के भी होते हैं। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए रिजिड बॉडी कैसे डिफरेंट है नॉन रिजिड बॉडी से। नॉन रिजिड बॉडी, तो अभी मैं अपने बच्चों को रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझाऊंगा। जो बॉडी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे, जो इधर समझाऊंगा, वो नॉन रिजिड बॉडी है। ठीक है? अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो नॉन रिजिड बॉडी है, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी होता क्या है, लेट्स डिस्कस। मान लीजिए बेटे, ध्यान से सुना, मान लीजिए मेरे पास ये लकड़ी की फट्टी है, तो यू विल से सर स्ट्रिप ऑफ द वुडन, यस, हार्ड स्ट्रिप ऑफ द वुडन। प्लास्टिक की भी हो सकती, ओके। तो मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी बनी होती है? आप कहोगे सर बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, 3-4 पार्टिकल ले लेते हैं। मेरा ठीक है सर। तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में गैप कितना नोट कर लेते हैं, इसको डी कह देते हैं और नीचे वाले को हम आर कह देते हैं। चलो सर नोट कर लिया। कहते हैं सर ऐसे तो और पार्टिकल भी होंगे। मैंने कहा होंगे, चलो हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, ओके। अब ये स्ट्रिप जो है आपकी एट रेस्ट है। मैंने कहा ठीक है। तो डी और आर को क्या डिफाइन करेंगे? रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। इस बॉडी को मैंने थोड़ी देर बाद मोशन दे दिया। अब ये फट्टी उधर को जा रही है, मोशन में है। पहले कहां थी? इन एट रेस्ट, अब क्या है? इन मोशन। तो मैंने क्या कहा उस बच्चे को कि जब ये इन मोशन होगी, उन्हीं 2 पार्टिकल्स में डिस्टेंस नोट करो। उस बच्चे ने बोला सर ये डिस्टेंस है डी डैश। फिर मैंने बोला उन्हीं 2 पार्टिकल्स में डिस्टेंस फिर से नोट करो। उस बच्चे ने बोला सर ये डिस्टेंस अब हो गया है आर डैश। मैंने कहा क्या ये दोनों बराबर है आपस में, रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस? बच्चा कहता है सर मैंने पता करा और फाउंड, ये पाया गया कि आर आर के बराबर है और डी डी डैश के बराबर है। यानी कि रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स सेम रहते हैं। कब? जब बॉडी रेस्ट पे हो या फिर इन मोशन में। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाए तब वो बॉडी रिजिड बॉडी है, और इसमें हल्का सा भी चेंज आ जाए तो नॉन रिजिड बॉडी हो जाती है। यानी कि इन दोनों
ये इक्वल साइन जो लिख रखे हैं टीचर ने, ये अनइक्वल हो जाए तो फिर नॉन रिजिड बॉडी। सर इधर भी एग्जांपल दे सकते हो नॉन रिजिड बॉडी की? बिल्कुल। मान लीजिए मैं एक आपकी क्लास का लड़का सिलेक्ट करूं, थोड़े मजबूत शरीर का होना चाहिए, और उसको बोलो बेटे ऐसे करो, ये तुम्हारे हाथ में जो स्पॉन्जी बॉल पकड़ी हुई है ना, रबड़ की स्पॉन्जी बॉल, उसको मैक्सिमम हाइट पर फेंको। तो उस लड़के ने मैक्सिमम हाइट पर फेंका, तो क्या देखा, जब बॉल फेंकी थी तब तो बिल्कुल स्फीयर शेप में थी, और जब फेंकी बहुत ऊंची तो वो इलोंगेटेड हो जाती है। और लड़कों को तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस भी होएगा, ऊंची फेंकते हैं वो, उनको पता होता है, गर्ल्स शायद इतना ऊंचा नहीं फेंक पाती। तो उन्होंने देखा कि ये बॉल के कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का जो आपस में गैप है, वो बॉडी की शेप चेंज होने की वजह से वो गैप चेंज हो गए। इसका मतलब है आर आर डैश के बराबर नहीं रहा, डी डी डैश के बराबर नहीं रहा। इसका मतलब है ये बॉडी स्पॉन्जी बॉल जो है कौन सी कैटेगरी में आएगी, रिजिड या नॉन रिजिड? देखें कौन बताता है। नॉन रिजिड। नॉन नॉन। रिजिड बॉडी में आएगी। तो बच्चे बोलेंगे सर साफ शब्दों में डेफिनेशन बताओगे? अब वो डेफिनेशन ये है, a body is said to be a rigid body if the distances between constituting particles of the body remains same no matter whether the body is at rest or is in motion। रेस्ट और मोशन के दौरान बॉडी को बनाने वाले पार्टिकल्स के आपस में जो दूरियां हैं वो चेंज ना हो, एक ही जैसी रहें। ठीक है बेटे? ओके। अब एक फॉर्मूला और देखते हैं। शाबाश। थोड़ी देर पहले टीचर ने बोला था टाउ इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। बच्चे कहते सर ये फार्मूला आया कैसे? तो मैं उसको बोलूंगा बेटे याद है आपको न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने उसका इक्विवेलेंट सिंबल डाल दिया। फोर्स का इक्विवेलेंट आपको टाउ सिखाया था, लीनियर मोमेंटम का इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम सिखाया था, तो इससे ये फार्मूला बना दिया। ठीक है सर, फिर क्या कहना चाहते हो आप? फिर मैं कहूंगा बेटे कि इस फार्मूले में अगर हम ये कहें इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करोगे आप? तो बच्चा कहता है सर वेरी सिंपल, डी एल बाय डी टी को जीरो लिख दूंगा। तो मैंने कहा भाई ये तो हो गया फिजिक्स, मैथ में भी कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जीरो वाला? हाँ जी सर होता है। वो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग विद ऑफ विच इज कांस्टेंट, जिसमें वेरिएशन ना आए, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर, वो जीरो होता है सर। ये हमने सीखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई दोनों फार्मूलों को कंपेयर करो। तो एल कौन सी जगह पर लिखा हुआ है? कांस्टेंट की जगह पर। इसका मतलब है एल आ गया कांस्टेंट। यानी सर आप ये मेरे को बहाने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिखा रहे हो। बिल्कुल सही, लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? कोई बच्चा मेरे को लैंग्वेज बना के बता सकता है? इससे पहले कि मैं आपको लैंग्वेज बताऊं इस लॉ की, इसको इंग्लिश में बोल के बता सकते हो इतनी लाइन को? शाबाश। एनीबॉडी? प्रैक्टिकल में मार्क्स दिलवाऊंगा अच्छे अगर बोल दोगे। इस बार नहीं बोल पा रहे हो भाई। हाँ बोलो बोलो बेटा। संदिशा, कोशिश करो इसकी लैंग्वेज बना। Sir, if experiment goes to zero, then then linear momentum of the objective
remain constant. तो अगर बिल्कुल सही बताया बेटे आपने, थोड़ा सा वॉइस और ऊंचा होना चाहिए था बेटे। तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा सर, इस लॉ की डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स की आती है तो मैं ये लिखूंगा, इफ एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क लेंगे, चलो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, जो किसी चीज में घुमाव वाला इफेक्ट लेकर है, एक्ट्स ऑन बॉडी, देन देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल रिमेन्स कांस्टेंट। एक बच्चा कहता सर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये होता क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या अपने आप में डेफिनेशन आएगी। तो मैं कहूंगा बेटे ऐसे कर, पहले मेरे को इसकी बता, लीनियर मोमेंटम की क्या डेफिनेशन याद करें। सर आपने बताया था लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, और उसकी डेफिनेशन बोली थी जब एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी जाएगी तो वो बॉडी अपने अंदर कितने मोशन को समाये हुए है। यस, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी व्हेन बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर इधर क्या है, इधर एंगल बनेगा, यानी कि जैसे ये मैं अपना अपना ये मैं पेन रखूं, ये पेन ऐसे रोटेट करे, देखो कभी यहां से यहां आ गया, यानी यहां से यहां आ गया, ऐसे कब आएगा, जब इससे रिलेटेड बॉडी यहां से यहां ऐसे एंगल बना के मूव करे। तो मैं कहूंगा जब कोई बॉडी एंगल बना के मूव करती है तब उसमें कितना मोशन समाया होता है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं जानी चाहिए, एंगल ट्रेस्ड, तब उसमें मोशन की क्वांटिटी कितनी है, उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम is the quantity of motion when it is rotating, making an angle. Got it? और गौर से देखो, अगर P का फॉर्मूला m इंटू आई है तो फिर L का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट सिंबल, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, एल आई ओमेगा। एक बच्चे कहते हैं सर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है, लेकिन साथ में आप ओमेगा एल को कांस्टेंट भी कह रहे हो इस फॉर्मूले में, तो मैं क्या मतलब निकालूं। मैं कहूंगा वेरी सिंपल बेटे, अगर तुम्हारा एल इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा आई और ओमेगा की मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। हाँ जी सर ठीक है, तो फिर तुम्हें ये कहना पड़ेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी। गॉट इट सर। जैसे बॉयलर में करते थे सर केमिस्ट्री में, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वही चीज करी है सर आपने, बिल्कुल सही, वही करिए। तो इसका मैं क्या करूं फिर फॉर्मूले का, फॉर यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल। सर कैसे यूजफुल होएगा, एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स रीजनिंग। भाई 4 पैरामीटर्स में से आपको पेपर में 3 दिए होंगे, उनका डाटा पुट करना होगा, फोर्थ वाले की आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया वो क्लैपिंग वाला साइन छोड़ेंगे, क्लैपिंग वाला, शाबाश, स्क्रीन पे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अच्छा देखें, किस बच्चे को इसकी एब्रीविएशन पता है, फुल फॉर्म, किस बच्चे को पता है फुल फॉर्म। वेरी सिंपल, इसका फुल फॉर्म है धीरज वशिष्ठ। तो आज आपको मेरे को परमात्मा ने मेहर करी, तो एक बार फिर से मैं आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करने में, सक्सेसफुली ट्रांसफर करने में कामयाब हो पाया बच्चे। देखो आपके घरों में बैठे हुए बाढ़ ग्रस्त इलाके में आपको सक्सेसफुली पढ़ा दिया। अब आपका ड्यूटी बनता है कि आप इसको याद कर लो आज ही आज। पता नहीं करोगे कि नहीं, ये तो अब आप पे। थैंक यू।
मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर। Good. Thank you, sir.